सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। आज हम जुड़े हैं डॉक्टर R.S. किश्तवाड़िया जी के साथ। एज अ साइंटिस्ट, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। एट प्रेजेंट ये एजुकेशनलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और एक राइटर हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर R.S. किश्तवाड़िया जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सर, आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जो जन्म हुआ था वो चंबा में हुआ था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चंबा से थे, लेकिन फादर जो थे, पिताजी, वो शिमला में पोस्टेड थे, वो पुलिस में थे। तो शिमला से मेरा जो है कैरियर या बचपन शुरू हुआ और वहाँ ही स्कूलिंग हुई प्राइमरी में। तो बचपन से ही जो मेरा था पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ कि जहाँ बहुत अच्छा माहौल था, खुला वातावरण था, बहुत प्रकृति थी। तो वहाँ उस टाइम में जो हिमाचल के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, उनके साथ मेरे फादर थे, तो हम वहीं रहते थे शिमला में। तब उस जगह को राजनिवास कहते थे, आजकल जहाँ वो होटल पीटर हाउस बना है। तो उस वातावरण में हमारा पालन पोषण हुआ है। तो अभी तक हमारी बचपन की यादें उस माहौल से जुड़ी हुई हैं। तो जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल के, तो वो एक बहुत ही एनिमल लवर थे। उन्होंने वहाँ पर हर एक तरह के एनिमल्स, बर्ड्स रखे हुए थे, एक मिनी जू के हालात में या मिनी जू की तरह, और फिश थी। उसके अलावा डॉग्स थे, बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स थे, और डॉग स्क्वाड रखी हुई थी पुलिस की, और माउंटेड पुलिस थी, हॉर्सेस भी थे। तो उस तरह के माहौल में हमारा जो पालन पोषण हुआ, बहुत फ्री एटमॉस्फेयर था वहाँ। तो तब से वो एक अटैचमेंट थी। तो जब वो गवर्नर साहब जाते थे तो वो बड़े ही मतलब चाइल्ड लवर थे, हमें साथ उंगली पकड़ के ले जाते थे कि चलो चलते हैं घूमने। और उन्होंने जू में जाके एनिमल को फीड करना, तो हमने भी उनके साथ साथ एनिमल को फीड करना। तरह तरह के एनिमल, एक्जॉटिक बर्ड्स, बाहर के बर्ड्स भी होते थे उस टाइम। तो बहुत अच्छा लगता था उस माहौल में। तो उस तरह से फिर जहाँ उसके बाद फादर की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई, वहाँ हम जाते गए हिमाचल में, डिफरेंट प्लेसेस पर, हर एक स्थान में। कभी वो बॉर्डर में भी गए तो वहाँ भी गए। तो जब हम कॉलेज में आए तो जैसे है कि मेडिकल रखा है, तो मेडिकल में फिर पहला होता है कि मेडिकल रखा है तो हमने मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है। तो उस टाइम वही होता था कि डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर का हमने दिया एग्ज़ाम, तो नंबर कुछ कम रहे, तो फिर कहा कि जी आप रीअपीयर हो। तो कुछ मेरे को वो लगा नहीं ठीक कि रीअपीयर करके अगले साल में लो। तो मैंने कहा नहीं, नंबर मेरे ठीक हैं जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और उसके बाद जो सेकंड चॉइस आई वो वेटनरी की आई। तो मेरे को कुछ अंदर से लगा कि ये ठीक हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे साथ वाले लोगों ने रीअपीयर भी लिया उसके चक्कर में, लेकिन अल्टीमेटली उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ मैं लकी था, एक अच्छा डिसीजन लिया। और मोरओवर मेरिट बेस पर कुछ नंबर मेरे कम थे, तो मेरी जो नॉमिनेशन थी वो बहुत ही एक वर्ल्ड राउंड यूनिवर्सिटी PIU पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो गई। और वो भी एक मेरी लाइफ का एक बड़ा अच्छा टाइम रहा कि जहाँ मेरे को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिला। इतना अच्छा वहाँ माहौल था, इतनी सुविधाएं थी कि आप किसी भी लाइन में जाके अपनी पर्सनैलिटी वहाँ डेवलप कर सकते थे। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मेरा टाइम था एज ए स्टूडेंट, जहाँ मैंने BVSC की, बैचलर्स डिग्री इन वेटरनरी साइंस। उसके बाद मास्टर्स भी वहाँ की, और 79 में मैंने जॉब ज्वाइन की। उन दिनों गवर्नमेंट जॉब ही होती थी, बड़े आराम से आप जाओ और जॉब मिल जाती थी। फिर मैं फील्ड में रहा। फील्ड में रहते बहुत एक्सपीरियंस हुआ, लोगों से मिले, गांव में मिले। हालांकि यूनिवर्सिटी में रहते रहते उस टाइम बहुत ऑफर आई थी, लोगों के मन में था कि हम
फॉरेन जाएंगे। कई भी मेरे जो उस टाइम के लोग थे, मेरे क्लास फेलोज मोस्टली, जहाँ आजकल भी वो यूएस और कनाडा में हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। पर मेरे को लगा कि नहीं, मैंने अभी नहीं जाना, जब कोई मौका मिलेगा, बहुत टाइम है, तो मैं अपने स्टेट में ही रहूँ यहाँ और यहीं काम करके देखता हूँ फील्ड में, क्योंकि मेरे को बचपन से अटैचमेंट थी पहाड़ों से और वातावरण से, जंगल से, हर एक चीज़ से। तो उस तरह से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद चंबा में था, चंबा में पोस्टिंग मिल गई और फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में पालमपुर में जब वेटरनरी कॉलेज बनने लगा तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने, वो यहाँ के वाइस चांसलर बने, डॉक्टर नेगी, एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी, डॉक्टर जीसी नेगी। तो उन्होंने मेरे को रिक्रूट किया था, तो उनका मेरे को हर हफ्ते एक लेटर आ जाता था कि यू ज्वाइन यूनिवर्सिटी और यहाँ का अच्छा कैरियर है और कॉलेज बन रहा है, यू आर कॉम्पिटेंट। तो फिर मैं वो छोड़ के वहाँ और यूनिवर्सिटी में आ गया, ऑन डेपुटेशन में आया, क्योंकि मेरी जो फील्ड की सर्विस थी वो उसको मैं कंटिन्यू रखना चाहता था। तो यहाँ हम आए और पालमपुर में सेटल हो गए। 86 से तो पालमपुर में ही हैं और यहाँ हमने वेटरनरी कॉलेज बनाया डॉक्टर नेगी के देखरेख में। बड़ा अच्छा बना और बहुत उसका नाम हुआ। बहुत हमने काम करना पड़ा, क्योंकि हर एक तरह का काम करना पड़ा। कुछ हम लोग होते थे शुरू में, और उसके बाद फिर कॉलेज का नाम करना था, लोगों को मैसेज पहचानना था कि ऐसा कॉलेज है। आप लोग तो बहुत रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज़ हमने विज़िट किए, वहाँ कैंप्स लगाते थे, साथ में टीचिंग थी, स्टूडेंट्स पढ़ाए हमने। और वो आजकल स्टूडेंट्स हमारे सारे प्रदेश में और देश और विदेश में जाकर अपने प्रोफेशन का और इंस्टीट्यूशन का, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। उससे हमें अपनी बहुत ही खुशी इस बात की, और अभी तक वो हमारे साथ इन टच हैं, क्योंकि जो शुरू के बैच होते हैं वो उनसे काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि अब उनको हम बाई नेम जानते हैं स्टूडेंट्स को। तो लोग, हम कहीं जाएं, चाहे बाहर भी जाएं, तो बेचारे इतनी दूर दूर से हमें मिलने के लिए आ जाते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा लगता है कि देखो ये जो हमारे स्टूडेंट्स एज ए एम्बेसडर ऑफ अ प्रोफेशन, और कहाँ कहाँ लोग पहुँच गए हैं और किस तरह से अभी तक भी मिल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा वातावरण रहा, और हमें जितना भी था हमने स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि मैं फील्ड से जुड़ा हुआ था। तो हमने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया कि आपने फार्मर्स को कैसे अप्रोच करना और उन्हें ग्राउंड लेवल पर कैसे पहुंचना, उनकी प्रॉब्लम को कैसे देखना। तो ये एक बड़ा अच्छा था कि तालमेल हम बना सकते थे एकेडमिक्स और फील्ड से, ग्रास रूट लेवल से। तो वो जाके हमने एक अच्छी तरह से लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी। और अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे से स्टूडेंट पढ़ गए, अभी तक वो उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। और रिमोटेस्ट एरिया में, उन दिनों में हम जो एक हाईएस्ट विलेज होता था स्पीति में, केबर में जाके हमने कैंप्स लगाए। तो अभी भी हम जब जाते हैं वो घूमने, तो लोग एकदम याद करते हैं जब वो हम उनका अपना नाम बताते हैं, तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें मिलते हैं कि हाँ आप आते थे और यहाँ काम करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही आप जो हैं, आपने चाइल्डहुड टाइम से ही नेचर लवर रहे हैं, एनिमल लवर रहे हैं, तो आपको हिमाचल का सलीम अली के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, क्योंकि अब ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें एक छोटे से एनिमल से लेके, मतलब कह सकते हैं कि चींटी से लेके हाथी तक को हमने देखना है। तो फिर उसमें जैसे भी मैंने कहा, बीच में मैंने बर्ड्स को भी हैंडल किया। और फिर जैसे कि वो प्रेस वाले करते हैं, कुछ ना कुछ एक हाइप चढ़ देते हैं कि इस आदमी ने इतना काम किया, इसको कैसे प्रोजेक्ट करें। तो वो प्रेस वालों की ड्यूटी थी, और हम तो अपना काम कर दिया। बाकी जो प्रेस वाले इंटरव्यू लेते हैं, जो फ़ोटो लेते हैं, कवरेज करते हैं, वो दे देते हैं। तो तरह तरह के बर्ड मैंने हैंडल किए। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्टेट बर्ड था मोनाल उन दिनों में, आजकल तो ट्रैगोपैन है, लेकिन उन दिनों में मोनाल होता था। तो वो काफ़ी बीमार हो गया, क्योंकि जब उनको हम बर्ड्स को कैप्टिविटी में रखते हैं, मतलब उनको बंद करके रखते हैं थोड़े से एटमॉस्फेयर में, कहाँ वो खुले घूमने वाले होते हैं, तो रख देते हैं उनको। तो बीमारी आना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वो आया, एक मोनाल था, ट्रीटमेंट के लिए आया। तो उसको हमने बचाने में उसको सफल हुए। तो फिर जब प्रेस वालों ने उसको देखते हुए और मेरा पिछला सारा देखते हुए बर्ड्स के साथ इंटरेक्शन, तो एक जो बर्ड का एक दो रिनाउंड पर्सनैलिटी थी, डॉक्टर सलीम अली, उससे मेरे को जोड़ दिया, जस्ट कि मैंने वैसा काम किया था।
पर उसके बारे में इतना सा ही। तो सर अभी तक जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है जो है आपका जो मोस्टली जो आपकी डीलिंग थी एनिमल्स के साथ, तो जो जानवर होते हैं वो बेजुबान होते हैं, तो किस तरह का अनुभव आप फील करते थे कि उनके साथ डीलिंग के टाइम में किस तरह का अनुभव रहा तब? वही मेरे को यही था कि पहली बात तो मैं थोड़ा सा डिफर भी करता हूँ, कहीं डिफरेंट सा ओपिनियन हो जाता है कि जो एनिमल्स हैं वो हमारी दया पर निर्भर करते हैं। हमें उनका अंडरस्टैंड करना चाहिए, और ऐसे वो सिर्फ बोल नहीं सकते, लेकिन वो आपको अपनी जो फीलिंग से समझा देते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या चाहते हैं, भूखे हैं या बीमार हैं। तो ये एक अंडरस्टैंड करना और एज ए ह्यूमन बीइंग उनको हेल्प करना, ये हमारा एक अच्छी ड्यूटी है। आप देखिए कि ये आप जैसे बोलते हैं ये आवारा जानवर हैं, आवारा कुत्ते हैं, आवारा पशु हैं, लेकिन इनको आवारा कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। इनको कहते हैं हम अबंडन, कि जिनको हमने अपने स्वार्थ के बाद छोड़ दिया है। अबंडन मीन्स उनको हमने मतलब लावारिस छोड़ दिया है, नॉट आवारा। आवारा नहीं है वो, उनको हमने लावारिस कर दिया है कि उनका कोई भी देखने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक बड़ी सीरियस बात है कि हम इस तरह से एनिमल्स को ना छोड़ें, बिकॉज वो एक तो बोल नहीं सकते और वो हमारी ही देन है, हमारी वजह से वो ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए हमें कंपैशन और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें तरह तरह के तरीके जो हम कर सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं, वो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं कि डॉग्स को कैसे करना है, उनका ऑपरेशन करके उनकी संख्या को कम किया जाए। जो दूसरे छोड़े हुए लावारिस एनिमल्स हैं, बड़े गाय बैल वगैरह, उनके लिए जगह जगह पर सेंचुरियाँ बनाई जाएं और लोग उसमें योगदान करें। जैसे हम लोग मंदिरों में दान करते हैं जाके, उस तरह से ये स्थान में दान जो किया जाए वो सबसे ही अच्छा दान मेरे लिहाज से या मेरे ओपिनियन में वो एक बहुत ही अच्छा दान होगा। जैसे हम मंदिरों में करते हैं, वैसे हम इन स्थानों पर जाके अगर दान करें तो उसका रियल तरीके से यूज़ हो पाएगा दान का। तो वो चीज़ करना एक बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कि सर आपने बताया भी कि आवारा पशुओं को या आवारा एनिमल्स को मतलब किस तरह से देख रेख उनकी करनी चाहिए, तो क्या कुछ प्रोविज़न जो हैं हमारी गवर्नमेंट को उनके लिए करने चाहिए? हाँ, ये अभी देखने में आया है कि हिमाचल सरकार भी उनके लिए जगह जगह पर शरणें या सेंचुरीज बना रही हैं। वहाँ पर जाके उनका एनिमल्स को रखा जाएगा और प्रॉपर उनको ऑफिशियल तरीके से उनका देखभाल होगी। पर उसमें है कि लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है। अगर लोग उसके में बढ़ चढ़ के आगे आएंगे तभी वो चीज़ आगे कामयाब हो सकती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है और उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। पब्लिक आगे आएगी तो और अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा कि आप दान जो ऐसे करते हैं, या दान हम ऐसा भी कर देते हैं कि जिसका कोई हमें पता नहीं क्या यूज़ होगा, लेकिन जब वो हम दान करेंगे हमें पता है कि उसका ठीक तरह से यूज़ होगा और किस चीज़ के लिए होगा। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपके वर्किंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपकी डीलिंग जो है हर तरह के एनिमल से, हर तरह के वर्ड के साथ रही है। तो अब तक का मतलब आपके वर्किंग एक्सपीरियंस में सबसे चैलेंजिंग जो है आपकी डीलिंग, चैलेंजिंग किसका मतलब एनिमल के साथ रहा? अगर देखा जाए तो एनिमल से जो डील करना है वो चैलेंजिंग ही होता है, क्योंकि अगर चाहे वो डोमेस्टिकेटेड हो तो या वाइल्ड हो, वाइल्ड तो वाइल्ड होता है, लेकिन डोमेस्टिकेटेड भी कई वाइल्ड से ज़्यादा फ्यूरियस होते हैं। तो उसमें भी आपको उनको एज ए वाइल्ड एनिमल की तरह ट्रीट करना पड़ता है। कई ऐसे फ्यूरियस डॉग्स आते हैं कि वो एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि जो जैसे वो ओनर उनको गाड़ी में लेके आते हैं तो वो इतनी बुरी तरह से अटैक करते हैं कि पूरी गाड़ी हिल जाती है। मतलब वो किसी बाहर के आदमी को, थर्ड पर्सन को देखकर वो एकदम मैं कहूँगा कि जो एक हमारे
कैप्टिव एनिमल होते हैं जू में, जैसे जिनको हम पिंजरे में रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा वो फ्यूरियस होते हैं, तो उनको भी हमें फिर वाइल्ड एनिमल की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है कि पहले उनको हम ट्रैंकुलाइज करते हैं डार्ट से, ट्रैंकुलाइज करके जो बेहोश हो जाते हैं, तब उसके बाद उनका अगला जो है इंस्पेक्शन और ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो इस तरह के मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं। और आप एक काम करते हो तो बहुत आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने ये काम किया है और उसको आराम हुआ है, तो उसको फिर उसके आराम के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए तो आपको चैलेंज भी बहुत लेने पड़ते हैं। तो लेकिन मैंने देखा कि आप जो कुछ काम करते हो उसको आपको किसी तरीके से उसको वो पे बैक करता है। और एक आप जो उनके ओनर होते हैं या उनके जो देख रेख वाले होते हैं, उनका एक आपसे पर्सनल रैपट हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो एनिमल्स की ही कोई दुआ होती है जो आपके साथ काम करती है और आपके साथ एक बड़े अच्छे पब्लिक में और लोगों से लिंक हो जाते हैं। तो आपको जैसे मैं बताऊं कि एक मैं पर्सनल बात आपको बता रहा हूं कि एक सज्जन थे, वो एयरफोर्स ऑफिसर, सॉरी, एक सज्जन थे, वो नेवल ऑफिसर थे। वो मेरे पास एक बड़ा ही फ्यूरियस उनका डॉग था, और उन्होंने जब वो लोकल कहीं ले गए डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में, तो उसने उसको वहाँ स्टाफ को जख्मी कर दिया, बुरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने तो हाथ खड़े कर दी कि हमसे नहीं होगा। वो जर्मन शेफर्ड डॉग था, बहुत ही फ्यूरियस। तो वो मेरे पास जब लेके आए तो मैंने देखा, तो मैं वाकई वो तो जब गाड़ी में उनकी गाड़ी में होता था तो मेरे को देख के पूरा वो इतनी बुरी तरह पाउंस करता था कि पूरी गाड़ी हिल जाती थी। तो उसको कोई एक वुंड था बहुत क्रॉनिक, तो उसको फिर मैं अपने ही जैसे वाइल्ड एनिमल को ट्रीट करते हैं, पहले उनको ट्रैंकुलाइज करके फिर उसको उठा के प्रॉपर चेक चेक करके उसके बाद ट्रीटमेंट करना, इंजेक्शन लगाने। तो एक बड़ा अच्छा माहौल था। और साथ में जो होता था कि हम स्टूडेंट्स को भी साथ में ट्रेन कर रहे हैं, तो मतलब एक जो नॉलेज थी वो आगे डेसिपेट होती थी, पब्लिक में भी और स्टूडेंट्स में भी। तो हुआ क्या, फिर वो डॉग ठीक लगा होने, तो उस हिसाब से फिर वो उन सज्जन से एक पर्सनल रैपट बन गया। ऐसा रैपट बना कि उससे क्या हुआ कि हमारा एक रिलेशन बन गया पर्सनल। तो ये जो एनिमल्स का ही लगता है, उनकी फीलिंग्स होती है कि वो एक वाइब्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि आप एक पर्सनल रैपट डेवलप कर लेते हो पब्लिक से भी, और स्टूडेंट्स तो सीख ही जाते हैं। तो वो जो मेरे फ्रेंड थे बन गए थे नेवल ऑफिसर, बिकॉज उनका डॉग था, हमने बड़ी अच्छी तरह ट्रीट किया, तो ही वॉज वेरी मच थैंकफुल। तो उससे पर्सनल फ्रेंड्स बन गए। तो बाद में उन्होंने मेरे बेटे के साथ ही अपने रिलेशन में उसका रिश्ता करा दिया, और नाउ वी आर रिलेशन है हमारे, अब आपस में हम रिश्तेदार बन चुके हैं। तो व्हाट आई थिंक कि वो जो हमारा रिलेशन बना, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट एनिमल, जो उनका जर्मन शेफर्ड डॉग था। तो इस तरह से मैं फील करता हूँ कि एनिमल्स भी किसी हेल्प करते हैं, ऐसी वाइब्स देते हैं कि आपके जो है रिलेशन अच्छे हो जाते हैं सोशली। एट प्रेजेंट आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो वातावरण के प्रति, हमारे नेचर के प्रति कितना पोल्यूशन आजकल के टाइम में फैला हुआ है, तो जो कूड़ा करकट जो हम फेंक देते हैं, तो उसके प्रोविज़न के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है हमारे समाज में, और मैं इसमें बहुत ही फील करता हूँ कि ये सब चीज़ हमारे हाथ में है। जैसे कोई भी एक कूड़े का या एक प्लास्टिक का या कोई भी कचरे का एक टुकड़ा है, वो हम देखते हैं कहीं पड़ा हुआ है, तो बहुत ही एक अजीब लगता है कि यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कहीं आसमान से तो नहीं आया, किसी किसी मनुष्य ने ही उसको वहाँ फेंका है। तो जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे कि ये चीज़ हमारे में से किसी ने फेंकी है, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार कितना भी मर्जी प्रयत्न कर ले, लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी बाहर के सभ्य समाज में जाइए, अच्छे बाहर के कंट्री में जाइए, लोग कभी भी बिना डस्टबिन के कहीं किसी भी चीज़ को
इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो उसको वो अपनी जेब में डाल लेंगे, अपने बैग में डाल लेंगे, लेकिन जहाँ प्रॉपर जगह उसको मिलेगी वहीं जाके उसको वो डिस्पोज करेंगे। तो ये चीज़ जब तक हम नहीं समझेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है प्रॉब्लम। और बहुत ही दुख होता है देख के, आप रिमोट एरिया में चले जाइए, कहीं भी पहाड़ों में चले जाइए, आपको नदी नाले सड़क के किनारे कचरे से भरा हुआ मिलेगा, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो जब वो तकलीफ़ ऐसे होती है आप देखते हो, तो फिर मेरा एक ऐसा भी है कि मैं राइटिंग करता हूँ। एक न्यूज़ आई थी कि लाहौल जो घाटी है उसको अब उसमें टनल बन गई है, तो टनल से वो लाहौल घाटी बहुत अप्रोचेबल हो गई है, लोग वहाँ बड़े आराम से जा सकते हैं। लेकिन वहाँ मेरे को यही लगा कि अब जो इतने वहाँ लोग जाएंगे, तो अगर वहाँ कचरे का जो है रख रखाव, उसको डिस्पोजल ठीक नहीं होगा, तो वो भी एक बहुत ही समस्या आ सकती है कचरे की, और इन्वायरमेंट उसका प्रदूषण होने का बहुत खतरा है। तो वहाँ का मैंने न्यूज़ देखी कि वहाँ के जो जिलाधीश थे उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ एक शुरुआत की थी, तो मैंने उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, कुछ अपने सुझाव उसमें दिए थे कि जगह जगह पर रास्तों में कचरा इकट्ठा करने का एक प्रोविज़न हो, ताकि जहाँ एक जन सुविधाएँ होती हैं, जन सुविधा के साथ साथ एक कचरा डिस्पोज करने का भी जगह हो, और हर एक जगह पर वहाँ सड़क के किनारे लिखा जाए कि जो कचरा जो है डिस्पोज करने का या फेंकने का यहाँ कितनी दूर पर आपको स्थान मिलेगा, ताकि आदमी वहाँ जाके अब कचरा वहाँ उसी जगह पर फेंके। पहली बात यह है। और दूसरी बात है कि फिर कचरा तो हम जैसे हमने देखा कचरा हम फेंक देते हैं, लेकिन वो कई दिनों तक वहाँ से रिमूव ही नहीं होता, वहीं सड़ता रहता है। तो लेकिन उसका कलेक्शन और उसको डिस्पोजल कहाँ उसको ख़त्म करना है, ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रदूषण न करे। क्योंकि अगर कचरा इकट्ठा होता रहेगा, उसको ले जाने का, उसको प्रोसेस करने का समाधान ना हो, तो फिर वो प्रॉब्लम तो वहीं की रहेगी फिर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उसमें एक मैंने ये भी सजेशन दी थी कि लोकल NGOs को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी धरती है, हमारा वातावरण है, इसको हमने करना। तो वो एक उनमें पर्सनल टच आ जाएगा कि हमने इस चीज़ को अच्छी तरह से रख रखाव करना है, और लोगों को भी गाइड करना है कि आप यहाँ ना फेंकें। बहुत ही दुख लगता है जब आप कहीं जा रहे हो सड़क में और लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं और वो कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पैकिंग मटेरियल वो खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। एक देख के एक बुरा है, एक लगता है कि ये क्या हो रहा है, और उसके अलावा हम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा बोलने का तात्पर्य है कि ये हमें ही सोचना पड़ेगा, हम ही करेंगे उसको। अगर हम नहीं करते तो तब ये कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें ही आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूँ। अगर ये हम करेंगे तो अपने आप ही इसका हमें उत्तर मिल जाएगा स्वयं ही। तो सर, जैसे कि आपने बताया भी कि आप लिखने का शौक़ रखते हैं, तो किस तरह के आर्टिकल्स आप आजकल लिखते हैं या लिख रहे हैं? जो भी मेरे को कोई इशू लगे पेपर में, देखता हूँ कि ये है कोई, ये इसमें मतलब ऐसा सजेशन देनी चाहिए, तो बहुत जनरल से होते हैं। उसमें पर्यावरण तो है ही है, उसके अलावा कोई भी अगर कोई गलत कोई काम हो रहा है किसी भी तरीके का, जैसे अभी मैंने रिसेंट लिखा कि जो अभी वहाँ नक्सलवादियों ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोगों को पूरी तरह से मारा, तो उसमें खून जो है खून खौल जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ, कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो जब बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये गलत हो रहा है, तो उसको कुछ करने के लिए या सुझाव देने के लिए फिर वो होता है कि चलो हम अब इसके बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करें, या अपना सजेशन दें कि ये ऐसे हुआ, गलत हुआ, तो इसको ऐसे किया जा सकता था। तो एज ए पब्लिक मैन, एक एज ए कॉमन सिटीजन, ये हमारा राइट भी है अपने को एक्सप्रेस करना, और वो करते हैं। तो मेरे को लगता कहीं ना कहीं लोग उसके पढ़ के उनको भी लगता होगा कि हम भी इसमें करें। मतलब एक तरह का थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस होता है ये, ताकि आगे लोगों को इसमें अवेयरनेस हो और वो भी उसके बारे में कुछ बोलें या कुछ करें। जी सर, कोरोना वायरस की जब बात की जाए तो इसने आम आदमी के जीवन को बहुत प्रभावित किया। तो
एनिमल्स के साथ भी किस तरह का इसका प्रभाव पड़ा, या एनिमल्स को किन किन तरह की, किस किस तरह की जो है बीमारियां हो सकती हैं? नहीं, इसमें जो है, और ये आजकल का यही जो है एक ज्वलंत प्रश्न है। कोरोना को मैं तो अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि हमें कोरोना को थैंकफुल भी होना चाहिए इन ए वे कि कोरोना ने हमें एक झटका दिया है। अभी ये तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि कोरोना तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये बड़ा फ्रेजाइल वायरस है। आपने देखा कि जैसे कि ये भाप से भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें इसका थैंकफुल होना चाहिए कि इसने हमें एक झटका दे दिया है कि भाई आप अपना पर्यावरण का ख्याल रखिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रहे। अब आजकल आप देखिए क्या हो रहा है। अभी तो बारिश हो गई, बारिश से पहले आप देखते थे चारों तरफ आप देखते थे कि जंगलों में आग लगी हुई है। तो उसको देख के बहुत तकलीफ होती है कि ये आग क्यों लगी, किसने लगाई। आग भी तो ऊपर से तो नहीं गिरी, आग किसी ने लगाई है, हमारे जैसे किसी मनुष्य ने जाके आग लगाई है और जान के लगाई है। चारों तरफ आप देखते थे पहाड़ जल रहे थे। तो ये चीज़ नहीं हो रही। एक तो देखो हमारी वनस्पति ख़त्म हो रही है, उसमें जीव जंतु जो इतने रह रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और उसके अलावा पर्यावरण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, गर्म कर रहा है, और हम उसमें योगदान कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हम जो है अपना जो कब्र है खुद ही खोद रहे हैं, हम लोग मतलब मनुष्य जाति। और मेरे को इसमें बहुत ही तकलीफ होती है कि जितने भी हमारे संसार में या इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब प्राणी कहते हैं हम, प्राणी में सबसे हायर फॉर्म आ गई मनुष्य की, मनुष्य के बाद आगे और जीव जंतु और वनस्पति, जिसको हम लिविंग में मानते हैं, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य। लेकिन आप देखिए कि मनुष्य जो है जाति, ये सबसे ही सेल्फिश है। हम लोग सबसे ही सेल्फिश है। जो हम सेल्फिशनेस जो हमारी है, इसी की वजह से ये जो चीज़ें हैं ये आगे आ रही हैं। जो अब ये हो रहा है, कोरोना हो रहा है। कोरोना जो एक वायरस है, वायरस को हम कहते हैं विषाणु। जो कोरोना वायरस है ये एनिमल से ह्यूमन में आ गया है। क्यों आया? क्योंकि ये अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से ये चीज़ें सारी बदल रही हैं। तो ये चीज़ें जो ये बीमारियां हैं इनको कहते हैं हम जूनोटिक डिजीजेस, जो एनिमल से मैन में और मैन से एनिमल में आती है। सिमिलरली कोरोना है। अब आपने देखा होगा आजकल ये बर्ड फ्लू भी आ गया है, ये भी आ रहा है और ये ह्यूमन में आ गया है। तो इसका जो रीज़न है ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि वातावरण का जो तापमान बढ़ रहा है उससे हो रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, ये सारे भी जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये अडॉप्ट कर रहे हैं, होस्ट चेंज अपना कर रहे हैं, वो एनिमल से ह्यूमन में आ रहे हैं। तो कोरोना ने एक हमें एक दिया है कि आप सावधान हो जाओ, नहीं तो ये चीज़ें ऐसे आगे जो है बीमारियां बढ़ती रहेंगी। हालांकि इस तरह की बीमारियां बहुत सैकड़ों तरह की बीमारियां हैं, लेकिन अभी तक वो डोरमेंट थी, कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन जैसे ये कोरोना आ रहा है, बर्ड फ्लू आ रहा है, तो ये अभी तक ये इंडिकेशन ही है कि अगर हम अपने वातावरण को और पर्यावरण को साफ सुथरा नहीं रखेंगे और जो तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में ही है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और ये उससे कंट्रोल से बाहर भी हो सकती हैं। और मतलब हम जो हैं, मानव जाति अपने विनाश की खुद ही जिम्मेवार होगी। ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि हमारी जनरेशन तो अभी निकल जाएगी, लेकिन जो अगली जनरेशन का हमें फिक्र लगता है कि उनके साथ क्या होगा। आप देखिए कि पानी हम पीते थे पहले, सोर्सेज थे, हमारी कूलें थी, चश्मे थे, उससे पानी पीते थे। अब पानी का क्या हुआ, इतना प्रदूषण हो गया है कि पानी भी हम अब बॉटल्स में आ गया है। आपको मैं ये बता सकता हूँ कि अगर हमने इसके बारे में नहीं सोचा
तो हमें जो सांस लेने के लिए भी हमें सिलेंडर साथ में रखना पड़ेगा, तो उसको भी मास्क लगा के सांस लेना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन भी आ सकती है, इसके लिए हमें बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा और बोलने से नहीं काम करने से होगा। और मैं तो अभी तक ये भी कहता हूँ कि जो अब हम ये मास्क लगा रहे हैं, मास्क हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि हम अब प्रकृति को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हम अब उससे छुप रहे हैं कि अब भाई हम नहीं आपको फेस कर सकते और हमें अब बचा लो। अब तो अभी ये पहला ही एक स्टेप है, अगर उसको हम रोक सकते हैं तो रोक लें, अदरवाइज तो फिर ये अगर नहीं रुका तो प्रकृति तो अपना काम करेगी। और हमें यदि ये बहुत दुख हो रहा है कि हम ही ऐसे एक मतलब सेल्फिश प्रजाति है कि किसी का हम ख्याल नहीं रख रहे। अब आप देखिए कि एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स बोलते हैं कि जी एनिमल्स को कुछ नहीं पता, लेकिन एनिमल्स से हम जो सीख सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, एंड तक एनवायरनमेंट को अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और मरने के बाद भी वो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं और उनके जो अवशेष हैं वो भी एनवायरनमेंट में मिल के और उसी तरह से मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। हम लोग क्या है, मरने के बाद भी या तो पड़े रहते हैं नीचे ज़मीन में दबे हुए, या जल जाते हैं, जलने में भी इतनी लकड़ी और इतना धुआं वो ऊपर हम एनवायरनमेंट में दे जाते हैं। मतलब मरने के बाद भी हम मतलब प्रकृति को पूरी तरह से विनाश करने में सहायता देते हैं। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं भी एक्सप्रेस करूँ कि हम मतलब एंड तक भी मतलब पर्यावरण को ख़राब ही करते रहते हैं। ठीक है, तो एंड में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि किस तरह से मतलब एज अ एजुकेशनलिस्ट मेरा दर्शकों से यही एक अनुरोध और एक मेरी बहुत ही प्रार्थना रहेगी कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद सर। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इस टीवी का अपने विचार प्रकट करने का, और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टीवी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि ताकि मैं अपना दिल का जो है गुबार है और अपना जो कंसर्न है समाज के प्रति बता सकूं और लोगों को कुछ हद तक सोचने के लिए मजबूर कर सकूं कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर आर.एस. किश्तवाड़िया, जिनके जीवन के अनुभव के बारे में आज हमने जाना। जब इंसान को चोट लगती है तो वह आसानी से बता देता है, लेकिन जब बात हो एक बेजुबान जानवर की तो उनका दर्द डॉक्टर के सिवा कोई और नहीं जान सकता। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस खास कार्यक्रम रूबरू को मैं यही संपन्न करती हूँ और फिर से रूबरू होंगी एक नई हस्ती के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।